Hello everyone, good morning. Next the topic alternating current containing inductance only. अल्टरनेटिंग करंट जब हम इंडक्टेंस कॉइल के क्रॉस हम फ्लो करते हैं तो जो उसके अंदर जो करंट डेवलप जो होता है उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। जब उसके अंदर ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो करंट जिसके अंदर इंड्यूस जो होता है उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसमें ड्रा करके बताते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है इसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। करंट जो आपका जो फ्लो करेंगे हम ओनली किसके अलोंग फ्लो करेंगे, इंडक्टेंस कॉइल। इसका इंडक्शन कॉइल नहीं होता जैसे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सपोज दैट ये प्योर इंडक्टर सॉरी, ये हमने एक प्योर इंडक्टर लिया जिसका इंडक्टेंस जो है क्या है L, एक इंडक्शन कॉइल होगी, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ से इसको हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर आप इस लिख सकते हो, पहले हमने लिया क्या, कंसीडर, लेट अस कंसीडर a pure inductor of inductance L, connected to the source of alternating EMF, connected to the source of the alternating EMF as shown in figure first। ये हम डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ठीक है। इसके बाद में हम ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है फिगर फर्स्ट कह सकते हैं इसको आप, फिगर फर्स्ट। फिर हम ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं इसके क्रॉस। सपोज E be the alternating EMF supplied, suppose E be the applied alternating EMF, ये EMF इसके अक्रॉस हम अप्लाई करते हैं। तो ये हमने अप्लाई किया, E बराबर है E नॉट साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ हमने क्या किया, अप्लाई किया। देन डी बाई डी टी, ये करंट जो है डी बाई डी टी बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आपका टाइम के साथ करंट जो है ये आपका चेंज हो रहा है। तो ये इससे हमने बताया था एक इंडक्टेंस कॉइल के अक्रॉस यदि करंट फ्लो करते हैं, ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी। ये मैंने पीछे बताया था आपको। ये क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि इंड्यूस जो ईएमएफ जो है हमेशा जो आपने ईएमएफ अप्लाई किया, करंट जो अप्लाई किया उसका अपोज करता है, ठीक है। इसके बाद में हम ये जानते हैं टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन रखने के लिए मेंटेन करते हैं। तो उस केस में इंड्यूस ईएमएफ और अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमेशा बराबर होता है। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए
सर्किट के अंदर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट applied voltage must be equal to the induced EMF. अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड EMF जो है हमेशा आपस में क्या रहेगा, बराबर होगा। क्या रहेगा आपका, अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज। नेगेटिव टाइम्स होता है, इक्वल एंड अपोजिट कह सकते हो आप। अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपस में क्या रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा आपका। तो अप्लाइड वोल्टेज आपका क्या है, E, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, माइनस, और माइनस ऑफ L dI/dt। ये आपका इंड्यूस्ड क्या है, ईएमएफ है, ठीक है। यहां से E इज इक्वल टू, आप जानते ही हो, E की वैल्यू पुट कर दो, E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L dI/dt। E की वैल्यू जो है ना, ये वाली पुट कर दी हमने इसके अंदर। यहां तक हम इसमें यही प्रूव कर रहे, ये EMF अप्लाई किया, और जो करंट की जो इसमें जो डेवलप होता है, इंड्यूस्ड होता है, उसकी भी एक ऐसे इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। मेन बात यही करना चाह रहे हैं हम। और फिर हम दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करते हैं, तो उन दोनों से E और I का बिहेवियर हमें उससे पता लगता है, ठीक है। तो ये आपका, यहाँ से हम I निकालना चाह रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। आगे इसको हम क्या करेंगे, ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से L di इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt। ये तो आएगा di, L di इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। यहां तक और di निकालना है आपको, तो I निकालना पड़ेगा, di इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, E नॉट बाई L साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू dt। इसके इक्वेशन आप साइड में ले लो, ठीक। फर्स्ट इंडिविजुअल में पढ़ लेना, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। हमें I di का I निकालना है, I कब होगा, जब इसका इंटीग्रेशन कर दें। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E नॉट बाई L साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू dt। बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू di करना है, तो di का इंटीग्रेशन I हो जाएगा, और यहाँ पर E नॉट बाई L जो है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू क्या आएगा, dt। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, ये होगा E नॉट बाई L, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t जो होगा वो आएगा माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी, और डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी का यहाँ पे आएगा ओमेगा आ जाएगा नीचे, यही तो आएगा, ठीक है। देन I इज इक्वल टू, इस ओमेगा को इधर ले आओ, तो E नॉट बाई ओमेगा L, और माइनस है कोस ओमेगा टी, ऐसे इसको मैंने लिख दिया, यहाँ तो ठीक है ना। इस इक्वेशन को मैंने I इज इक्वल टू ऐसे कर दिया, माइनस E नॉट बाई ओमेगा L, और कोस ओमेगा टी को लिख दिया मैंने क्या, साइन 90 माइनस थीटा ओमेगा टी, 90 माइनस ओमेगा टी, 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर लेके जाओ, तो I जो है यहां से इसके बराबर आएगा, E नॉट बाई ओमेगा L
साइन ओमेगा टी माइनस π/2 क्या आएगा यहां से I इज इक्वल टू E0/ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2 ये तो आएगा आपका। अब ये करंट जो है, जो आपका I जो है, ये करंट मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी माइनस π/2 की वैल्यू पॉजिटिव में आए, 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। द करंट I will be maximum, I will be maximum कब होगी वैल्यू, when sin of 90 sin of ओमेगा टी माइनस π/2 जो है क्या हो, इज पॉजिटिव हो, और ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो, क्या हो 1 के बराबर हो, तो ही हम इसको क्या कहेंगे, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो इस इक्वेशन से आप क्या कहोगे, इसको इक्वेशन थर्ड ले लेना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आप क्या कहोगे, ये करंट मैक्सिमम का इसमें कंडीशन जो है ये इसमें पुट कर दो, तो I0 विल बी द करंट मैक्सिमम कब होगा, ये आएगा आपका E0/ओमेगा L, और ये आपको कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 1, इसके अंदर आप इसको पुट कर सकते हो। तो I0 जो है वो आपका E0/ओमेगा L आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है इसको इसमें पुट कर दो, दोबारा इसी के अंदर पुट करोगे, देन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या होगी फिर आपकी, I इज इक्वल टू E0/ओमेगा किसके बराबर आ गया, I0 के बराबर, देन I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ π/2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। यहां से I0 जो है आपका बराबर किसके होगा, E0/XL, सॉरी ओमेगा L। इक्वेशन ये आपकी फोर्थ आ गई। ठीक है, अब यदि आप ओमेगा L जो है, ये इसको चलो बाद में कर देंगे, अभी इतना ही कर दो, इसको ये ऊपर लिख दिया मैंने, अभी इसको इतना ही कर दो, लास्ट में कर देंगे, यहाँ तक ठीक है ना। अब हम इसके अंदर ये कह रहे हैं, ये करंट आपका इसको मतलब डेवलप करंट आया है, जब EMF हमने E अप्लाई किया था ना, तो उस केस में जो करंट डेवलप जो हुआ है आप किसके इक्वल आया है, वो बराबर किसके आया है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 के बराबर आया है। तो दोनों केसेस में कंपेयर करते हो, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आई थी, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी आपकी आई थी। फर्स्ट इक्वेशन को फोर्थ को आप कंपेयर करते हो, तो जो करंट जो डेवलप हुआ वो इस EMF से π/2 क्या हो रहा है, कम है। इसमें करंट π/2, यहाँ तो इक्वेशन सेम ही है, E0 साइन ओमेगा टी था, यहाँ क्या ओनली I0 साइन ओमेगा टी। तो इस करंट जो डेवलप हुआ, ये करंट जो है EMF से π/2 क्या हो रहा है आपका, लैग बिहाइंड हो रहा है। ठीक है, और वोल्टेज, इसका मतलब वोल्टेज जो है इस करंट से π/2 लीड कर रही है। ठीक है, तो यहां पे मैं ये लिखूंगा, दिस इक्वेशन गिव्स द instantaneous value of alternating current containing inductance। ठीक है, फिर आप कंपेयर करोगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये दो टॉपिक है ना, अल्टरनेटिव करंट कंटेनिंग इंडक्टेंस और की कैपेसिटेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, CBSE बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट थे।
और हरियाणा बोर्ड के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट और फोर्थ कंपेयर करो, क्या हो गई, अल्टरनेटिंग करंट जो है आपका कम है किससे, ईएमएफ से। कितना कम है, π/2। फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड we can say that the alternating current lag behind the alternating EMF by phase angle π/2। ठीक है, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो उसको हम ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखा देंगे। द ग्राफिकली the E and I are graphically represented R as, इस प्रकार से ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। ये आपका y एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, x एक्सिस हो गया, इधर हम एंगल ओमेगा टी लेते हैं। ये करो किसके लिए आ गया आपका, ईएमएफ के लिए, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी के लिए दिया गया, E नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट जो है π/2 आपका कम हो रहा है, तो करंट के लिए π/2 कम हो रहा है 90, इसको ऐसे दिखाएंगे आप, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका π/2, 2π/2, 3π/2 और ये 4π/2, ऐसे आप इसको लिखोगे। तो ये करंट है आपका I है, और I इस केस में क्या आपका I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये फिगर आपका सेकंड हो गया। ठीक है, तो ग्राफिकली इसको हम इस प्रकार से, इस I तो ये है और E बराबर क्या था, E नॉट साइन ओमेगा टी, ग्राफिकली आपका ये हुआ। इससे हम ये कह रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है ईएमएफ से π/2 कम हुआ है। और फेजर डायग्राम की बात करते हो, तो फेजर डायग्राम ऑफ E एंड I आर एज, ऐसे दिखाओगे इसको, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तो आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। इसका एंगल कितना है, इसका एंगल तो ओमेगा टी है, ई के साथ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना। और जो करंट जो डेवलप हुआ वो ये हो गया, ऐसे दिखाओगे इसको, ये करंट हो गया। करंट ईएमएफ से π/2 कम हो रहा है, ये π/2 होगा आपका, ये वाला, ये एंगल कितना होगा आपका π/2, ये ओरिजिन हो जाएगा इसका। तो ये E और I का फेजर डायग्राम आपका है, E का एंगल ओमेगा टी, और जो करंट डेवलप हो रहा है वो π/2 कम हो रहा है, इससे कम दिखा दिया नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद में एक चीज और इसके अंदर बता रहे हैं, हियर आपने लिखा था ना कि ये जो था ना आपका I नॉट जो है आपका क्या था, यहाँ पर I नॉट था क्या, E नॉट बाई ओमेगा एल। और यदि आप ओमेगा एल की यूनिट निकालते हो ना, तो वो यूनिट जो है रेजिस्टेंस के बराबर आती है। ठीक है, और उस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे
इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये कह सकते हो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस of inductance is called inductive reactance। जिसको हम XL से लिखेंगे, L इंडक्टेंस और X होता है रिएक्टेंस। तो XL जो होगा ना आपका, वो हमेशा किसके बराबर आएगा, ओमेगा L के बराबर आएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी, ओमेगा L के बराबर आएगी। और ओमेगा इज इक्वल टू, मैंने आपको बता रखा है, ओमेगा क्या होता है 2π/T और 1/T फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो 2π न्यू हो जाएगा आपका। तो यहां से XL जो होगा वो किसकी इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ पाई न्यू इंटू L आ गया। एक रिलेशन न्यूमेरिकल्स में इसका हम इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है 2π न्यू इंटू L के बराबर आपका आ गया। बात करते हो एक प्योर इंडक्टर की, बात करते हो और डीसी ब्लॉक्स के लिए करते हो, इन डीसी सर्किट करते हो। यदि आप डीसी सर्किट्स की बात करते हो, डीसी सर्किट के अंदर हम जानते हैं तो डायरेक्ट करंट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कितने होता है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो उस केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो कितना आएगा आपका 2π 0 इंटू L, सीधी सी बात है एक्सएल कितना आएगा 0। तो कोई भी सर्किट यदि आपका है और डीसी करंट उसमें फ्लो कर रहा है तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर आएगा आपका 0 के बराबर आपको उस केस में वो आएगा। तो हम इसमें यही कह रहे हैं ए प्योर इंडक्टर है रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, भाई ये रेजिस्टेंस तो है भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है इधर इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसका, इंडक्टेंस का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स ए प्योर इंडक्टर cannot block DC circuit। प्योर इंडक्टर जो होता है आपका वो ब्लॉक नहीं करता, कह सकते हो आप ये भी कह सकते हो, ये भी ठीक है जी, आप ये लिख दो जी, इट मीन्स ए प्योर इंडक्टर cannot reduce DC। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ भाई कोई भी कंडक्टर है मान लो उसका रेजिस्टेंस कम है तो R इज इक्वल टू, सिंपली ओम्स लॉ से हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है V/I होता है। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा ना। तो यहाँ पे हम वही कह रहे हैं कि जो डीसी सर्किट्स के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है इंडक्टेंस का, वो आपका 0 होगा। इसका मतलब डीसी, इट मींस इंडक्टर जो है डीसी करंट को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसके बारे में आपका पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होगी, भी इंडक्टिव रिएक्टेंस ये तो XL है, इसकी यूनिट ओम के बराबर आएगी। दिखाना चाहते हो, मैं बता रहा हूँ एरो से। उसको भी इंडक्टिव रिएक्टेंस मैंने कहा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो अब यदि आप, मैं बता रहा हूँ ऐसे, इसकी यूनिट जब निकालते हो XL इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा L आया आपका, और ओमेगा इज इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है 2π/T होता है ना। और L के लिए फॉर्मूला आप लगा दोगे E इज इक्वल टू माइनस
एल डी बाई डी टी, ये फॉर्मूला लगा दो। तो एल यहाँ से क्या आएगा, ई डी बाई डी टी आएगा ना, यूनिट निकाल के बता रहा हूँ आपको। एल की वैल्यू यहाँ से क्या आई, ई बाई डी आई बाई डी टी, ये तो आ गई। तो ये टाइम है, ये भी टाइम कट जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब एक तो ई रह गया ऊपर और नीचे क्या है आई, एंड इसका तो कोई यूनिट होगी नहीं, ई बाई आई। चाहे इसको लिख दो आप, ई किसके बराबर होता है, वी के बराबर होता है। वी बाई आई किसके बराबर होता है, ओम लगा के किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर तो आ गए। वी बाई आई आर तो होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इसलिए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो यूनिट जो होती है वो क्या होगी आपकी, ओम के बराबर आपकी होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक था, थोड़ा बड़ा टॉपिक हो गया, इसलिए दूसरा भी इतना ही लगभग बड़ा हो, कैपेसिटेंस वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक टॉपिक याद करो। ठीक है, थैंक्स।